सोचिए, सिर्फ एक गोली और पूरा का पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर गया। एक पूरी पीढ़ी ही खत्म हो गई। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर कैसे लगभग 100 साल की शांति के बाद दुनिया पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही में झोंक दी गई। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े युद्ध बस इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलते थे, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा का पूरा महाद्वीप एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाता है। ये बदलाव इतना तेज और इतना भयानक था, और यही बात आज के हमारे इस विश्लेषण को और भी जरूरी बना देती है। और ये मानसिकता ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। उस वक्त यूरोप के नेताओं के लिए लड़ाई होगी या नहीं ये सवाल था ही नहीं। सवाल बस ये था कि कब होगी। ये एक तरह से खुद को सच साबित करने वाली बात बन गई थी। वो सब इसकी तैयारी कर रहे थे, और शायद कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो इसे चाहते भी थे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि साराजेवो में हुई सिर्फ एक हत्या ने आखिर कैसे एक ऐसी आग भड़का दी जिसमें पूरी दुनिया जलने लगी। कैसे लाखों लोग खाइयों में मरने के लिए भेज दिए गए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां से ये आग भड़की, मतलब उस घटना से जो इसकी सबसे फौरी वजह बनी, आर्कड्यूक की हत्या। कहते हैं ना, ये वो गोली थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। गेवरिलो प्रिंसिप की वो एक गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं लगी थी, उसने पूरे महाद्वीप की नींव हिला दी थी। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था, गठबंधनों का, सेनाओं का और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का एक खतरनाक विस्फोटक मिश्रण। तो सवाल यह है कि एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे जंगल में आग कैसे लगा दी? जवाब है गठबंधनों का मकड़जाल। उस वक्त पूरा यूरोप संधियों और समझौतों के एक ऐसे खतरनाक जाल में फंसा हुआ था जहां अगर एक धागा भी खिंचता तो पूरा का पूरा ढांचा भरभरा कर गिर जाता। और यहां देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। एक के बाद एक देश इस लड़ाई में कूदते चले गए, बिल्कुल डोमिनो की तरह। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो रूस सर्बिया को बचाने आ गया। रूस को देखकर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में एक छोटा सा स्थानीय झगड़ा पूरे यूरोप का महायुद्ध बन गया। तो मैदान में दो टीमें साफ साफ दिख रही थीं। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। लेकिन ये सिर्फ बचाव के लिए बने गठबंधन नहीं थे। असल में इन्होंने हम बनाम वो वाली सोच पैदा कर दी थी। एक ऐसी खतरनाक दुश्मनी जिसने पूरे महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट दिया था। सबको पता था कि अगर जंग छिड़ी तो किसी ना किसी का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर ये सारे देश लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों थे? क्यों वो अपने संधियों को निभाने के लिए एक दूसरे को तबाह करने पर तुल गए थे? देखिए, बात यह है कि उस जमाने के नेता आज की तरह नहीं सोचते थे। उनके लिए युद्ध किसी भी मसले को सुलझाने का एक जायज तरीका था। डिप्लोमेसी या बातचीत को तो कमजोरी की निशानी माना जाता था। असली ताकत उनकी नज़र में इस बात से तय होती थी कि किसके पास कितनी बड़ी और कितनी ज्यादा तोपें हैं। और इस सोच का सबसे बड़ा सबूत है ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की नेवल आर्म्स रेस, यानी समुद्री जहाजों की होड़। हुआ ये कि ब्रिटेन ने एक नया जबरदस्त जंगी जहाज बनाया, ड्रेडनॉट। इसके आते ही दुनिया के बाकी सारे जहाज पुराने पड़ गए। फिर क्या था, जर्मनी ने भी अपने ड्रेडनॉट्स बनाने शुरू कर दिए, और यहीं से शुरू हुई एक महंगी और तनाव भरी रेस। जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्रिटेन आगे तो था, लेकिन जर्मनी जिस तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था, उसने लंदन में बैठे लोगों की नींद उड़ा दी थी। 1 करोड़, सोचिए, 1 करोड़ तोप के गोले। ये आंकड़ा दिमाग को सुन कर देता है। और ये सिर्फ एक लड़ाई की बात हो रही है, बैटल ऑफ वर्दून। इससे पता चलता है कि यूरोप किस पैमाने पर जंग की तैयारी कर चुका था। ये अब घोड़ों और तलवारों की लड़ाई नहीं रही थी, ये मशीनों की जंग थी। बड़े पैमाने पर मौत का औद्योगिक उत्पादन। तो सवाल उठता है कि ये देश इतनी बड़ी बड़ी फौजें और नौसेनाएं क्यों बना रहे थे? सिर्फ दिखावे के लिए? नहीं, वो सब एक बहुत बड़े इनाम के लिए लड़ रहे थे, और वो इनाम था साम्राज्य। इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद का मतलब था दुनिया को एक बड़े से केक की तरह देखना, और हर देश उस केक का सबसे बड़ा टुकड़ा चाहता था। ये एक जीरो सम गेम था, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता था। जितने ज्यादा उपनिवेश, उतने ज्यादा संसाधन, उतनी ज्यादा ताकत और उतना ही ज्यादा मान सम्मान।
ये यूरोप की बड़ी ताकतों के बीच एक गला काट होड़ बन चुकी थी। और यही सीन में एंट्री होती है जर्मनी की, एक नई ताकतवर और महत्वाकांक्षी शक्ति। जर्मनी को लग रहा था कि वो इस रेस में पीछे छूट गया है। ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले ही दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा चुके थे। जर्मनी को भी सूरज के नीचे अपनी जगह चाहिए थी, और वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी जिद ने उसे सीधे सीधे ब्रिटेन और फ्रांस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब हम आते हैं उस जड़ पर जिससे ये सारी शाखाएं निकली थीं, वो ईंधन जिसने इस पूरी आग को भड़काया, और वो था राष्ट्रवाद। जरा सोचिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हत्यारे की बंदूक में गोली राष्ट्रवाद ने भरी थी। रूस और सर्बिया को एक साथ जोड़ने वाला गोंद भी राष्ट्रवाद ही था। हथियारों की दौड़ के पीछे का ईंधन भी यही था, क्योंकि हर देश को लगता था कि वो सबसे महान है, और जर्मनी को साम्राज्य की भूख भी इसी राष्ट्रवाद ने दी थी। ये हर जगह था, हर चीज के पीछे यही ताकत काम कर रही थी। और क्रिस्टोफर क्लार्क का ये कोट बहुत अहम है। ये बताता है कि राष्ट्रवाद सिर्फ कोई किताबी या राजनीतिक विचार नहीं था, ये लोगों के खून में, उनकी पहचान में बस चुका था। और जब कोई ये मानने लगता है कि उसका देश, उसकी कौम दूसरों से बेहतर है, तो फिर अपने देश के नाम पर जान लेना या जान देना एक हीरो का काम बन जाता है। तो क्या ये सब होना तय था? देखिए, जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, गठबंधनों का वो खतरनाक जाल, हथियारों की वो अंधी दौड़, साम्राज्य के लिए वो छीना झपटी और राष्ट्रवाद का वो पागलपन, तो लगता है कि शायद कोई और नतीजा निकलना बहुत मुश्किल था। तो निचोड़ ये है कि इस महायुद्ध के लिए कोई एक वजह या कोई एक विलन जिम्मेदार नहीं था। ये तो एक ऐसा भयानक तूफान था जो दशकों से बन रहा था। गठबंधन, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, इन सब ने मिलकर एक ऐसा जहरीला कॉकटेल तैयार कर दिया था कि आर्कड्यूक की हत्या तो बस वो माचिस की तीली साबित हुई जिसने उस कॉकटेल में आग लगा दी। और यहीं आकर हमारे सामने आज के लिए एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को, देशों के बीच की खींचतान को और तनाव भरे गठबंधनों को, तो हमें खुद से पूछना ही पड़ता है, क्या हमने 1914 से वाकई कोई सबक सीखा है, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है?